नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के हमारे चैप्टर 5 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इसके सारे ऑब्जेक्टिव। दोस्तों इस वीडियो हम इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर 5 के सारे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं दोस्तों वो करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे हम आपको फ्री में पीडीएफ देंगे, यानी कि दोस्तों उसकी जो फ्री पीडीएफ है सारे क्वेश्चन की सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ करते हुए। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से क्यों गलत मानते थे। दोस्तों जब मोरारजी देसाई थे, जब प्रिवी पर्स समाप्त किया गया, आप सभी जानते हैं प्रिवी पर्स क्या है ना, एक छोटा सा भत्ता था जो रियासतों को शासकों को दिया जाता था जिन्होंने भारत में अपना विलय करवाया था। दोस्तों जो प्रिवी पर्स था उसकी जब समाप्ति हुई तो जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, उसे नैतिक रूप से गलत माना। और दोस्तों उन्होंने क्यों गलत माना यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है इसमें संघवाद कमजोर होता है, यानी कि जो हमारा प्रिवी पर्स था उसकी समाप्ति से संघवाद कमजोर होता। नहीं दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है दोस्तों, यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर था। हाँ दोस्तों यह ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। क्योंकि दोस्तों जो मोरारजी देसाई थे इसलिए प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे, क्योंकि उनका मानना था अगर हम प्रिवी पर्स को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, इसलिए उसे क्या करते थे, नैतिक रूप से गलत मानते थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रिवी पर्स की समाप्ति के समय मोरारजी देसाई किस पद पर थे। यानी कि दोस्तों जब प्रिवी पर्स समाप्त हुआ उस समय जब मोरारजी देसाई थे और भारत की राजनीति में या भारत में किस पद पर आसीन थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है उस समय वो ऑप्शन सी उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि जब प्रिवी पर्स समाप्त हुआ उसमें मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे और साथ ही साथ क्या थे, वित्त मंत्री भी थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आया राम गया राम का जुमला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सभी हम जानते हैं दोस्तों कि जो आया राम गया राम का जुमला है वो गयालाल से संबंधित है, क्योंकि जो हरियाणा के विधायक थे उन्होंने क्या किया था दोस्तों, दल बदल की एक नई परंपरा स्थापित की थी। तो दोस्तों जो आया राम गया राम का जुमला है वो हमारे गयालाल जी से संबंधित है। और किससे संबंधित है ये भी जान लीजिएगा, ये दल बदल से भी संबंधित है। तो ऐसे ही प्रश्न आ सकता है तो गयालाल दे देंगे, या तो वहां पर आपको दे देंगे यहाँ पर दल बदल या चुनाव, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से आपको एक चूज करना रहेगा। दोस्तों ये किससे संबंधित है, गयालाल जी से संबंधित है, जो कि दल बदल के लिए आया था आया राम गया राम का जुमला। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकारों में कौन सी समाजवादी पार्टी शामिल थी। यानी कि दोस्तों जो बिहार में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी जिसको हम एसवीडी बोलते हैं। दोस्तों जो संयुक्त विधायक दल की सरकार थी बिहार में उसमें कौन कौन सी समाजवादी पार्टियां शामिल थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, एसएसपी और पीएसपी, ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो बिहार में सरकार बनी थी संयुक्त विधायक दल की दोस्तों उसमें एसएसपी और पीएसपी शामिल थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है, करेक्ट है। ठीक दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और दोस्तों आपको अगर हमारे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर मैंने इस चैप्टर 5 को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, यानी कि अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी अन्य चैप्टर है उसको भी मैंने अच्छे से समझा रखा है। और दोस्तों आपसे निवेदन है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वहां पर आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दी जाते हैं और हर एक अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए और अन्य चीजों के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए। वहां पर आपको दोस्तों सीधा से सीधा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा और वहां पर आपको पीडीएफ की इसकी क्या हो जाएगी, लिंक भी मिल जाएगी। आप बिना हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाए भी क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पर एक लिंक मिलेगी जिसपे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको और पीडीएफ चाहिए ऐसे ही तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए और हमें सपोर्ट करिए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को किस नाम से जाना गया। यानी कि दोस्तों जो पंजाब में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी उसको किस नाम से जाना गया। दोस्तों आप सबको अगर नहीं पता संयुक्त विधायक दल तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों संयुक्त विधायक दल का अर्थ यह है, इसको हम एसवीडी भी बोलते हैं, एस से संयुक्त, वी से विधायक, डी से दल। तो दोस्तों एसवीडी यानी कि संयुक्त विधायक दल का अर्थ यह है दोस्तों, जब विधानसभा में किसी विशेष पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा था, जब 1967, 1952 और 1977 के बाद, तो दोस्तों क्या हो रहा था, जो हमारी अन्य पार्टियां थी
और सब क्या कर रही थी, आपस में गठबंधन बना ले रही थी। यानी कि कई सारी पार्टी क्या करती थी, कांग्रेस के अपोजिशन में आकर, कांग्रेस के विरोध में आकर गठबंधन बना लेती थी और सरकार बनाती थी। तो दोस्तों ये सभी पार्टियां संयुक्त होती थी, यानी कि जुड़ती थी, इनके जो विधायक होते थे जुड़ जाते थे आपस में। तो दोस्तों जो सरकार बनाते थे इसी को हम क्या बोलते थे, संयुक्त विधायक दल। ठीक दोस्तों, संयुक्त विधायक दल की सरकार है संयुक्त विधायक दल। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, जो हमारे पंजाब में सरकार बनी थी संयुक्त विधायक दल की, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलर फ्रंट। क्योंकि दोस्तों जो पॉपुलर फ्रंट था ये संयुक्त विधायक दल की जो सरकार थी पंजाब की, उसका नाम था। ठीक दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि दोस्तों जो कामराज योजना थी जिसको के कामराज ने दिया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों जो इसका मुख्य उद्देश्य था यह था कि युवा कार्यकर्ताओं को क्या किया जाए, नेतृत्व सौंपा जाए। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक कामराज नेता थे जिनका संबंध तमिलनाडु से है मुख्यतः। दोस्तों उन्होंने एक नोटिस एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा था कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, यानी कि जितने भी बूढ़े नेता हैं, उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और इससे क्या होगा, जब बूढ़े नेता लोग इस्तीफा दे देंगे तो पार्टी में क्या होंगे दोस्तों, जो युवा कार्यकर्ता है वो नेतृत्व को संभालेंगे। इसलिए दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा युवा कार्यकर्ताओं को नेतृत्व सौंपना। दोस्तों आपको यहाँ पर कामराज योजना के बारे में पता चल गया, और कामराज योजना का उद्देश्य क्या था ये भी पता चल गया, और कामराज योजना किसने दी थी ये भी पता चल गया। दोस्तों प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, गठबंधन राजनीति की परिघटना पहली बार स्पष्ट रूप से किन चुनावों के बाद सामने आई। यानी कि दोस्तों जो गठबंधन की राजनीति है, जिसमें कई सारे दल क्या होता है, किसी एक विशेष दल को बहुमत न मिलने पर सामने आकर क्या करते हैं, अपने आपस में गठबंधन बनाते हैं और चुनाव में अपने आप को क्या करते हैं, एक पार्टी के रूप में स्थापित कर सरकार बनाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों जो गठबंधन की राजनीति की परिघटना है, यानी कि जो गठबंधन की राजनीति है दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से किन चुनावों के बाद क्या हुई, सामने आई, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1967। दोस्तों 1967 के बाद क्या हुआ, जो गठबंधन की राजनीति थी दोस्तों वो क्या हुई दोस्तों, उसकी परिघटना हम सबके सामने आई। ठीक दोस्तों 1967 के बाद क्या हुआ, भारतीय राजनीति में गठबंधन बनने लगे। क्योंकि उस समय देखेंगे तो हम जो राज्य स्तर पर कांग्रेस की सरकार थी धीरे धीरे कमजोर होना चालू हो गई थी और क्षेत्रीय पार्टियां उभर रही थी, तो उससे गठबंधन की सरकारें क्या हुई, चालू हुई। दोस्तों आप याद रखिएगा इसका सही आंसर है 1967। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त विधायक दल का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। दोस्तों मैंने अभी आपको संयुक्त विधायक दल का उद्देश्य बताया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन देना। ठीक दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उनको समर्थन देने के लिए, यानी कि वैसे सरकार बनाने के लिए जो गैर कांग्रेसी हो, तो क्या किया जाता था, संयुक्त दल की जाती थी, स्थापना की जाती थी, संयुक्त विधायक दल बनाया जाता था। जिससे क्या हो दोस्तों, जो गैर कांग्रेसी सरकार है, यानी कि जो अन्य पार्टियों की सरकार है जिसमें कांग्रेस नहीं है, उसको क्या किया जा सके, उसको सरकार के रूप में स्थापित किया जा सके। ठीक दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन देना सही हो जाएगा। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा 1960 का दशक है उसको हम एक खतरनाक दशक के रूप में क्यों जानते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हमारा शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना। ऑप्शन नंबर बी है भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध। ऑप्शन नंबर सी है हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी का राजनीति में प्रवेश। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम इसलिए इसे खतरनाक दशक कहते हैं क्योंकि दोस्तों इस दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध भी हुआ था। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे संकट भी आए थे, सूखा पड़ा था, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी, उत्पादन कम हुआ था। इन सभी कारणों की वजह से जो 1960 का दशक है उसे दोस्तों हम खतरनाक दशक कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर मैंने नया बदलाव लिख दिया, गलती से लिखा है, इसको आप इग्नोर करिएगा। तो चैप्टर का नाम है इतना ही है, चैप्टर 5 का नाम कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। नया बदलाव मैंने गलती से लिख दिया है। दोस्तों अब हम इस प्रश्न को देखते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है चैप्टर 5 के। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चैप्टर 5 का, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए है सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मध्य सहयोग। ऑप्शन नंबर बी है प्रीवी पर्स और भूमि सुधार पर सहमति। ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी का कांग्रेस से निष्कासन। ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच सहयोग। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, इंदिरा गांधी का कांग्रेस से निष्कासन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस तारीख को हुआ था। दोस्तों ऑप्शन ए है
1965, और ऑप्शन बी है 1966, और ऑप्शन सी है 1972, ऑप्शन डी है 1950। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966, क्योंकि दोस्तों 1966 के दौरान ही भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद दोस्तों वर्तमान समय में एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन दोस्तों पहले ये सोवियत संघ में था। दोस्तों ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, इस सबको आप याद रखिएगा। और ताशकंद के दोस्तों समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे, इसे भी आप याद रखिएगा। और इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जब ताशकंद समझौता करने गए थे तभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? दोस्तों ऑप्शन ए है जनवरी 1964, ऑप्शन बी है मई 1964, ऑप्शन सी है अगस्त 1964, ऑप्शन डी है नवंबर 1964। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1964। ठीक दोस्तों। दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरू के मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी नेहरू जी की जब मृत्यु हुई उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे कौन आसीन थे? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है के कामराज, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है नीलम संजीवा रेड्डी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के कामराज। दोस्तों नेहरू जी की मृत्यु के समय के कामराज जी कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। और दोस्तों के कामराज जी मिड डे मील योजना चालू किए थे, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री किस राज्य से थे? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, लाल बहादुर शास्त्री जी दोस्तों उत्तर प्रदेश से थे। ठीक दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर भी सही होगा। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्री किस अवधि में भारत के प्रधानमंत्री रहे? ऑप्शन ए है 1962 से 64, ऑप्शन बी 1964 से 66, ऑप्शन सी है 1966 से 68, ऑप्शन डी है 1967 से 1969। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1964 से 1966, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं 1964 में उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और 1966 में उनकी ताशकंद समझौते के दौरान मृत्यु हो गई। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। दोस्तों शास्त्री जी का निधन कहाँ हुआ? तो सभी जानते हैं दोस्तों, शास्त्री जी का जो निधन था दोस्तों वो ऑप्शन सी ताशकंद में हुआ था। ठीक दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ताशकंद वर्तमान किस देश की राजधानी है? दोस्तों मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों ताशकंद है दोस्तों वो वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों जब ताशकंद समझौता हुआ था उस समय दोस्तों ताशकंद और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ था दोस्तों, एक गणराज्य था या एक हिस्सा था। दोस्तों ताशकंद समझौता किन नेताओं के बीच हुआ था? दोस्तों आप सभी बताइए इसका उत्तर। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो ताशकंद समझौता था एक बार आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, यह समझौता शास्त्री जी के बीच में हुआ था और जनरल अयूब खान के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मोरारजी देसाई किस प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि दोस्तों मोरारजी देसाई मुंबई के प्रधानमंत्री रह चुके थे। दोस्तों इंदिरा गांधी शास्त्री मंत्रिमंडल में किस मंत्रालय की प्रभारी थी? दोस्तों इंदिरा गांधी शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना मंत्रालय की प्रभारी थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1958, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हमारा 1960, और दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी 1958। ठीक दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? दोस्तों ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1984, ऑप्शन बी है 25 जून 1975, ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर 1984, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1984। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर 1984। ठीक दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मिलान करने का जो कि है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमें सही मिलान करना है दोस्तों। तो सिंडिकेट को हम किससे मिला सकते हैं? इस तरफ से, यानी कि इस तरफ में सिंडिकेट किससे मिलेगा? दोस्तों हम सही जानते हैं इसमें से जो सिंडिकेट है दोस्तों चौथे नंबर पर मिलेगा, यानी कि सिंडिकेट का मतलब होगा कांग्रेस के अंदर ताकतवर नेताओं का समूह, यही था सिंडिकेट का अर्थ।
और उसके अलावा दोस्तों जो इंदिरा हटाओ दोस्तों ये ग्रैंड अलायंस में मिलाएंगे, तो दोस्तों जो ग्रैंड अलायंस था उसने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, तो इसको इंदिरा हटाओ को हम इससे ग्रैंड अलायंस से मिला देते हैं। दोस्तों अब हम गैर कांग्रेसवाद को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों, और गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी से मिल जाएगा। दोस्तों इसी अनुसार आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा उसको अपने अनुसार मैच कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं, अब आपको आंसर भी बता देता हूँ, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे। इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है। दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, रुपए के अवमूल्यन के बाद डॉलर की कीमत कितनी हो गई। दोस्तों हम सभी जानते हैं इंदिरा गांधी के शुरुआती फैसलों में से एक था रुपए का अवमूल्यन करना। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में आकर रुपए का अवमूल्यन किया था। दोस्तों पहले रुपए का दाम 5 रुपए था, 5 रुपए प्रति डॉलर था। ठीक दोस्तों, यानी कि अगर आप एक डॉलर की जो कीमत थी दोस्तों 5 भारतीय, एक डॉलर की कीमत क्या थी दोस्तों 5 भारतीय रुपए थी। लेकिन दोस्तों इंदिरा गांधी ने, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के दबाव में आकर रुपए का अवमूल्यन कर दिया, और दोस्तों उन्होंने रुपए का अवमूल्यन कर कर दोस्तों रुपए की कीमत 7 कर दी, यानी कि रुपए की कीमत इंदिरा गांधी ने दबा घटा दिया था। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अवमूल्यन जो मतलब होता है जब सरकार अपनी मुद्रा का दाम किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष क्या करती है, घटाती है, तो उसे बोलते हैं अवमूल्यन। ठीक दोस्तों, और दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया। तो दोस्तों आप सही जानते हैं, आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सीपीआई, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीपीआई से अलग हुए दोस्तों एक समूह ने क्या किया, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या किया दोस्तों, गठन किया। ठीक दोस्तों, इसमें सीपीआई रहेगा ना कि सीपीआईएम ना। ठीक दोस्तों आप याद रखिएगा सीपीआई इसमें रहेगा, यानी कि जिस मार्क्सवादी और लेनिनवादी पार्टी है सीपीआई से निकलकर बनी है। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत कब मिला। दोस्तों आप याद रखिएगा, हमारा जो पहली सरकार बनी थी दोस्तों गैर कांग्रेसी, उसे आप याद रखिएगा वो 1957 में बनी थी। कब बनी थी, 1957 में बनी थी। कहाँ बनी थी दोस्तों, केरल में बनी थी। लेकिन दोस्तों जो सरकार बनी थी केरल में 1957 में दोस्तों इसको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त था। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, ये दोस्तों गठबंधन की सरकार थी। लेकिन दोस्तों 1967 में हमारी एक ऐसी सरकार बनती है डीएमके की दोस्तों, जो कि कहाँ बनती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं ना दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत में बनती है दोस्तों, दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में दोस्तों जो डीएमके की सरकार बनती है दोस्तों 1967 में दोस्तों, इसको क्या था दोस्तों, इसको पूर्ण बहुमत प्राप्त था। यानी कि दोस्तों 1967 में पहली बार ऐसी सरकार बनी किसी राज्य में जिसको क्या था दोस्तों, पूर्ण बहुमत मिला था। दोस्तों आप याद रखिएगा 1957 में जो मेरी बना था दोस्तों, वो दोस्तों गठबंधन की सरकार थी, किसने बनाई थी, कांग्रेस कम्युनिस्टों ने बनाई थी केरल में। लेकिन दोस्तों जो 1967 में बना 10 साल बाद इसके 1957 के दोस्तों, ये क्या था, ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ठीक दोस्तों, और जो इससे 10 साल पहले बनी थी वो पूर्ण बहुमत की नहीं थी, गठबंधन सरकार थी केरल वाली। और लेकिन जो तमिलनाडु में डीएमके ने बनाई वो क्या थी दोस्तों, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो दोस्तों यही प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किसी राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत कब मिला। तो आप याद रखिएगा 1967 में, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान डीएमके को क्या हुआ था 1967 में तमिलनाडु में सत्ता प्राप्त हुई थी पूर्ण बहुमत से। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, और पार्टी का नाम याद रखिएगा डीएमके। ठीक दोस्तों, आयाराम गैराम किससे संबंधित है दोस्तों, नंबर ऑप्शन नंबर ए है सिंडिकेट, ऑप्शन नंबर बी है दल बदल, ऑप्शन नंबर सी है गठबंधन, ऑप्शन नंबर डी है गैर कांग्रेसवाद। दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दल बदल, यानी कि दोस्तों जो आयाराम गैराम का जुमला है दोस्तों ये दल बदल से संबंधित है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद शब्द किस विचारक ने दिया। हम सभी जानते हैं दोस्तों गैर कांग्रेसवाद जो शब्द था दोस्तों उसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। दोस्तों आप सबको बता देना चाहता हूँ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोस्तों गैर कांग्रेसवाद के माध्यम से इन्होंने यहाँ कहा कि सभी पार्टियां का हो जाएं, एक हो जाएं। अगर हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कांग्रेस को हरा देंगे। इनका मानना था लोहिया जी का कि सभी पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ती हैं, इसलिए कांग्रेस को नहीं हरा पाती हैं। अगर एक हो जाएंगे तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे चुनाव को। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों गैर कांग्रेसवाद। ठीक दोस्तों, यानी कि सब पार्टी एक साथ चुनाव आके लड़े।
दोस्तों मैनकाइंड और जन के संस्थापक सदस्य कौन थे? संस्थापक संपादक कौन थे? दोस्तों आप याद रखिएगा, जो मैनकाइंड और जन है दोस्तों, इसके संस्थापक संपादक थे दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में सही है। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैनकाइंड और जन के संस्थापक संपादक कौन थे, तो आप याद रखिएगा लोहिया थे। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर के संबंध में सही कथन कौन सा है? दोस्तों सही कथन की हमें पहचान करनी है पृथ्वी पर के संबंध में। दोस्तों यह एक सैन्य पदवी थी। दोस्तों यह कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है दोस्तों केवल क्षेत्रफल पर आधारित था, यह भी दोस्तों गलत है। दोस्तों ऑप्शन सी है शासक को भत्ता और निजी संपदा का अधिकार। हाँ दोस्तों ये ऑप्शन सही है, 1950 में समाप्त किया गया। दोस्तों ये भी गलत है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? सही है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी केवल सी ये ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये शासक को, जो शासक थे, जो रजवाड़े थे, राजा थे, उनको भत्ता और निजी संपदा का अधिकार देता था, और इसको 1971 में इंदिरा गांधी ने समाप्त करने का कार्य किया। इससे पहले भी कोशिश की थी लेकिन समाप्त नहीं कर पाई थी। दोस्तों गरीबी हटाओ किसकी रणनीति थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नेहरू, ऑप्शन बी है शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। दोस्तों इसका सही आंसर है हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी ही गरीबी हटाओ की रणनीति का इस्तेमाल की थी। ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है कि गरीबी हटाओ किससे संबंधित है, तो इसे आप टिक करना इंदिरा गांधी को ही, क्योंकि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा एक रूप से दिया था। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। गैर कांग्रेसी सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार क्यों कहा गया? दोस्तों जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उनको संयुक्त विधायक दल की सरकार क्यों कहा गया, इसका यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों मैंने अभी आपको इसका मतलब एक्सप्लेनेशन पहले दिया है, पहले जो हमने प्रश्न कराए उसमें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनेक गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर इन्हें समर्थन दिया। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो गैर कांग्रेसी सरकारें ने संयुक्त दल की सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें अनेक जो गैर कांग्रेसी दलों थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया, इन सरकारों को समर्थन दिया। ठीक दोस्तों, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है दोस्तों। और ये जब संयुक्त विधायक दल की सरकार है दोस्तों कब से बनना चालू हुई? लगभग 1967 के बाद से क्या हुई, बनना चालू हुई। ठीक दोस्तों, और 1967 से क्या होता है, हमारा गठबंधन राजनीति की जो भारतीय राजनीति में दौर होता है वो भी प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, वह यह है मद्रास प्रांत को अब किस नाम से जाना जाता है? यानी कि दोस्तों जो मद्रास प्रांत है किस स्टेट का, यानी कि किस राज्य का क्या है, ओल्डर नेम है, यानी कि पुराना नाम है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो दोस्तों प्लीज हमारे व्हाट्सएप चैनल को क्या करिए दोस्तों, फॉलो करिए। दोस्तों जो हमारा मद्रास प्रांत है दोस्तों अब किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी, तमिलनाडु, क्योंकि दोस्तों जो तमिलनाडु है इसका पहले क्या नाम था, मद्रास था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों आप चैप्टर 5 के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मिल जाएगा, या तो दोस्तों आप आई बटन पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी मैं आपको चैप्टर 5 के एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।